आवाज सही है सर? जी रिकॉर्डिंग चलता रहेगा। दोस्तों नमस्कार। शाश्वत सांस्कृतिक साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित नेट प्रॉब्लम है सर, रुक जाइए जरा से। आवाज नहीं है। नहीं सर, शुरू कर रही हूँ। शाश्वत सांस्कृतिक साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित ऑनलाइन रंग दिवस में आवाज आप बंद हो सभी गई का बेटा। स्वागत है। और इस कार्यक्रम में जो लोग हमसे लाइव जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं या जो जुड़ेंगे, उन सभी विभूतियों का स्वागत है। दोस्तों, इस कोरोना काल में कला और साहित्य ने बहुत तेज है बेटा। बल दिया है और ऐसी स्थिति में हमें लड़ने के लिए मनोबल भी दिया है। बताइए, यही सोच लेकर सोशल मीडिया से जुड़कर सामाजिक हित में कला और साहित्य के माध्यम से जुड़े लोगों से बस यही कहना चाहूंगी कि अपने अपने क्षेत्र में रहकर हमें उचित कर्तव्यों से रूबरू कराएं और समाज में इस आपातकालीन समय में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें। आज इन्हीं विचारधाराओं से प्रेरित होकर रंग विमर्श के इस आयोजन में आज इसी श्रृंखला में पहली मुलाकात साहित्यकार, नाटककार, कविता और कहानी की विधा से जुड़े श्री ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने नाटककार के रूप में अपनी ख्याति प्रस्तुत की है। अब से परिचय इनका मैं देना चाहूंगी यहाँ पर। दोस्तों, अभी पुष्कर 8 मई 1935 बांदा उत्तर प्रदेश में जन्मे और साहित्य की हर विधा में लेखन का कार्य किया। आज चर्चा करेंगे उनके नाटकों की। पहला नाटक 1981 में नक्षत्र संस्था लखनऊ द्वारा मंचित हुआ था। उनके लिखे संपूर्ण नाटक घोड़ा घास नहीं खाता, प्रजा इतिहास रचती है, भारतेंदु चरित, जल बिन जियत प्यासे और जन विजय। इस मौलिक नाट्य लेखन के अलावा रूसी लेखक लेस्कोव की लंबी कहानी मैक्सन की लेडी मैकबेथ का भी नाट्य रूपांतर किया। मृच्छकटिकम पर आधारित कथा शकार की और स्ट्रिंग वर्क के नाटक क्रेडिटर का हिंदी अनुवाद किया। एकांकी संग्रह अग्निचक्र, अजनबी चेहरे की तलाश, मुंडन उपाख्यान, समय का समय, कठोड़वे, अपने वक्त के अलबेले और चर्चित नाटक राजा की मुहर जो बुंदेलखंड की लोक कथा पर आधारित है। पुष्कर सर की साहित्य नाट्य लेखन के क्षेत्र में एक लंबी यात्रा रही है। हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमसे रूबरू है। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं आज अजीत पुष्कर जी से। सर स्वागत है आपका। सर आवाज आ रही है? हेलो सर, आवाज मेरी आ रही है? एक सेकेंड में उनको क्लियर नहीं आ रही। एक सेकेंड। क्लियर है। अब शायद आ रही है। आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर? तेज है, तेज। हाँ, अब बताइए। हाँ, मैं प्रश्न करूं? स्वागत है सर आपका। कैसे हैं? ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि एक कवि भी रहे, कहानीकार भी रहे, तो नाटक में वो क्या विशेष था जो आपको आकर्षित किया? अजीब प्रश्न है तुम्हारा। ये कहानी, कविता और नाटक, ये अलग अलग चीजें जो दिखाई देती है ना जी, इनकी अंतः प्रक्रिया एक होती है। जैसे मैं कहानियां लिखता था, उसके पहले कविताएं लिखता था, मगर जो नाटक की बात तुम कर रही हो, तो नाटक को समझने के लिए मैंने सबसे पहले नाटक देखे। इलाहाबाद में एकांकी हुआ करते थे,
और वो चलते थे, लोग रात जी रात भर देखते थे। दूसरी भाषाओं के एकांकी आते थे तो हम लोग भी जाया करते थे देखने। तो उस देखने जी में जी एकांकी नाटक का क्या प्रभाव होता है, ये हमारी समझ में आया। इसलिए नाटक देख कर नाटक लिखने की एक आदत पहली है, जो कि मैंने मतलब नाटक देखे इसलिए कि नाटक लिखने, है ना। तो वो दूसरी जी जी भाषाओं के एकांकी आते थे और खूब नाटक होते थे, लोग देखते थे, पूरा इलाहाबाद उमड़ पड़ता था। तो उसका प्रभाव जी मुझ पर रहा और मैंने वहां से ही नाटक को समझने, देखने और लिखने की प्रक्रिया सीखी। जी यानी नाटक देख कर, नाटक के संवाद सुनकर, है जी उसकी जो स्टेज में स्थितियां होती हैं उनको सब देख कर फिर नाटक लिखने की इच्छा हुई। जी। समझ लेंगे। तो सर वो कौन से, जी, कौन से नाटक आपने लिखे उस दौरान? हमने नाटक तो शुरुआत की थी एकांकी से, और आज भी जी मैं समझता हूँ कि मेरे एकांकियों को अगर देखा जाए, 6-7 जी एकांकी हैं, मगर जी हर एकांकी की शैली अलग है। एक एकांकी में कंटेंट दूसरे एकांकी से नहीं मिलता है। कुल मिलाकर प्रयोग की दृष्टि से मेरे जी एकांकी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें मैंने बहुत समय लगाया है। यानी हर एकांकी की शैली अलग है, वो जी एक जैसे नहीं लिखे गए हैं। वो उनकी शैली अलग है, उनका कंटेंट अलग है। तो इस तरह से वो 6-7 जो एकांकी हैं, वो इसलिए बड़े महत्वपूर्ण है कि उनकी शैली जो है वो है, कहीं सीधी शैली है, कहीं प्रतीकात्मक शैली है। तो इस जी तरह से वो शैलियों की दृष्टि से एकांकी महत्वपूर्ण है, जो जी एक दिन में नहीं लिखे मैंने। मैंने काफी अध्ययन ये सब देखने के बाद जब आया तब लिखा। तो वो जो एकांकी संग्रह है, उसमें एकांकी करने की परंपरा खत्म हो गई, अब स्कूलों में भी नहीं कोई खेलता। जबकि मुझे लगता है कि एकांकी एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है नाटकों में कि जी हर नाटककार को एकांकी करने चाहिए और देखने चाहिए। उसी दृष्टि से मैंने एकांकी भी लिखे, कुल 7 एकांकी का एक संग्रह है, चेहरे की तलाश। अब उसमें देखो काव्य नाटक भी है, प्रतीक जी नाटक भी है ना। एब्सर्ड जी शैली की का प्रयोग उनमें है। तो वो जितने नाटक है उतनी शैलियां उसमें तुमको मिलेंगी, ये उसकी विशेषता है। जी इसलिए जी हाँ, मैं समझता हूँ कि एकांकी लोगों का ध्यान नहीं गया, मगर मैं बता रहा हूँ कि मेरे एकांकी में ये है और वो सर महत्व। राजा हाँ की मोहर एक एकांकी आपकी काफी चर्चित रही, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, क्या? राजा की मोहर। हाँ, तो वो लोक कथा है, जी वो है। देखो, एकांकी में है वो राजा की मोहर जो है, वो लोक कथा है। लोक कथा को हमने नाटक का रूप कैसे दिया, ये उसमें कंटेंट अलग अलग है ना। जी और लोक कथाएं जो जीवन से नहीं, समाज से और समाज के लोग से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। विश्व के तमाम बड़े नाटककारों ने जी लोक कथाओं को लेकर अच्छे नाटक लिखे हैं। ब्रेख्ट ने लिखा चाक सर्किल, वो भी लोक कथा है। जी तो मेरा मतलब ये है कि लोक कथा को लेकर लिखने की परंपरा केवल हमारे यहाँ नहीं है, वो विश्व भर में। मैंने भी लिखा है, और वो उसमें जो है आजादी की लड़ाई का इतिहास है वो जी लोक कथा, मगर उसमें जो इतिहास बोध है वो 1857 में जो युद्ध में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, वो ध्वनि है उस नाटक में। ये है। जी इसी तरह से इतिहास बोध, नाटक में जो इतिहास बोध है वो मौजूद है, और उसको जी ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है।
सर आपने मौलिक नाटक कौन कौन से? ऐसे मौलिक नहीं कहोगी, ये सब मौलिक है भाई। मौलिक जी संपूर्ण संपूर्ण नाटक सर। जी संपूर्ण नाटक बोलो। संपूर्ण संपूर्ण नाटक नाटक सर। में पहला जी है घोड़ा घास नहीं खाता, ये पहला जी संपूर्ण नाटक। और जी ये जो है गांव में जो स्वांग शैली होती है, गांव में लोक नाटक जो लोग करते हैं, स्वांग करते हैं, उस स्वांग शैली में लिखा हुआ नाटक है। और जी इसका सबसे पहला प्रदर्शन लखनऊ में हुआ था, स्टेज में। जी और वो मेरे लिए सबसे पहला अनुभव था कि मंच पर अपनी लिखी हुई चीज देखूं, समझे ना। जी तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नाटक बस वो शुरुआत हुई, वो मैंने देखा, और देखने के बाद ये लगा कि भाई ये तो नाटक ऐसी चीज है कि कितने दर्शक जो है उसको देखते हैं, है ना। तो मेरा मतलब ये है बिल्कुल कि ये नाटक अचानक नहीं हुआ, वो हो गया, देखा, देखने के बाद प्रेरणा मिली, प्रेरणा मिलने के बाद ये हुआ कि नहीं ये लिखना चाहिए और मंचीय नाटक लिखना चाहिए, इसलिए मंच की तरफ ध्यान गया। और उन सारी चीजों का अध्ययन करते हुए मैंने मंचीय नाटक लिखे। उसमें एकांकी भी है, संपूर्ण नाटक भी है, और कथा नाटक जिसको मैं कहता हूँ, एडाप्टेशन जिसको कहते हैं, जी एडाप्ट किया है मैंने, वैसे नाटक भी हैं। तो एकांकी की बात हो रही थी, एकांकी के बाद बड़े नाटकों में ये जो घोड़ा घास नहीं खाता, ये मेरा पहला नाटक था। जी और ये गांव के की शैली जो होती है, उसको गांव में देखा मैंने, उसको मैंने अपने ढंग से यहाँ घोड़ा घास नहीं खाता करके लिखा। तो पहला नाटक था, वो संपूर्ण नाटक था। उसके मंचन के बाद, जब लखनऊ में उसका मंचन हुआ, तो उसके बाद मुझे जी लगा कि अब मंच की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो कोशिश करता रहा, अध्ययन करता रहा, नाटक देखता रहा, सुनता रहा, उसके बाद उस तरह के नाटक लिखने की मैंने कोशिश की। तो दूसरा नाटक है प्रजा इतिहास रचती, बड़ा नाटक। जी जल बिन जियत पियासे, तीसरा बड़ा नाटक। जी भारतेंदु चरित और जन विजय, ये संपूर्ण नाटक हैं, बड़े नाटक। जी जी हाँ, और इन बड़े नाटकों का अलग अलग कंटेंट है, अलग अलग शैली है, और हर नाटक की शैली अलग है। मैंने एक नाटक में जिस शैली का प्रयोग मैंने किया, वो जल बिन जियत पियासे में नहीं है, तो दूसरे में किया तो दूसरे में नहीं है। ये मैंने कोशिश की कि मेरे नाटक एक जैसे ना हो, उनकी शैली जो है वो भिन्न होनी चाहिए। वो मैंने कोशिश की, और वो तुम्हें उसमें मिल जाएगा। अब एक चीज और ध्यान में आई कि मैंने दर्शकों को देखा कि हमारा भारतीय दर्शक अतीत को बहुत पसंद करता है, माने पुरानी चीजों पर उसका ध्यान जाता है। जी तो जो बड़े नाटक हैं हमारे, वो वर्तमान से ज्यादा अतीत की ओर जाते हैं। जैसे जन विजय बौद्ध कालीन है, बुद्ध के जी समय का कंटेंट है। जी उसी तरह से ये प्रजा इतिहास रचती है, जो 1857 के समय का कंटेंट है उसमें। तो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि हमारे भारत का दर्शक जो है वो जो है वो अतीत की चीजें पसंद करता है। तो मैंने नाटकों को अतीत, जीवित तो नहीं कह सकता, मगर अतीत की चीजों को लेकर, ऐतिहासिक चीजें लेकर मैंने नाटक लिखे। और कुछ? हाँ, हेलो। जी सर आपने अनुवादित नाटक भी लिखे हैं, तो वो कौन कौन से हैं और बड़ी सराहनीय भी रहे आपके अनुवादित नाटक? अनुवाद तो वो किया था मैंने, एडॉप्ट किए हैं कुछ नाटक, कुछ कहानियां। जी 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 जैसे जी मैट सेंस की लेडी मैकबेथ, ये बहुत बड़ा
यानी टॉलस्टॉय ने जिस लेखक की तारीफ की थी, उस लेखक की कहानी ढूंढ करके मैंने, वो रेयर कहानी थी, वो उसका एडाप्टेशन किया था। उसी तरह मत्स्यकटिकम का किया, उसी तरह ये जो है तुम्हारे उसका, अरे मत्स्यकटिकम का किया। जी हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये, हाँ, मैंने और भी किए। एक तो वो किया ना, रतन नाथ सरसार, उर्दू के बहुत बड़े लेखक हैं, जो प्रेमचंद को, प्रेमचंद जी जिन्हें अपना गुरु मानते थे, अपने वक्त के अलबेले सर। हाँ, उनको लेकर उनके एक उपन्यास मिल गया था, उसको लेकर के मैंने नाट्य रूपांतर किया, अपने वक्त के अलबेले। सुषमा ने इसको किया था जी। तो, और सर इसमें मैंने रोल भी किया था। हाँ, तुमने इस भी नाटक को किया रोल भी किया था मैंने। जी सर। हाँ, हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जी कुल नाटक लेखन में 3 तरह की बात समझो। एक तो जी मैंने एकांकिक लिखे हैं, जी दूसरी ऐसे नाटक जो कि दूसरी, जिन्हें मैं कथा नाटक कहता हूँ। कथा नाटक का मतलब मेरी जी कहानी नहीं है, वो किसी दूसरे की कहानी है, मगर उसका नाट्य रूपांतर मैंने किया। तो उसमें, आपने किया। जी जी अरे ये सब उसमें आ जाएंगे ना। मत्स्यकटिकम क्या है, दूसरे की कहानी है, दूसरे का नाटक है, फिर उसे लिखा गया था, वो कथा संग्रह की बना है। जी कथा जी नाटक का जी मेरा मतलब है कि कहानी मेरी नहीं है, कहानी दूसरे की है, जी उसको नाट्य रूप में बनाना मेरा काम था, वो मैंने किया। तो उसमें मत्स्यकटिकम भी आएगा, मैथ्सन की लेडी जी मैकबेथ भी आएगी, और ये हाँ ये इनका जो है सरसार की वाली जो है, वो जी भी जी आएगी। जी। हाँ, सर एक विवेक सिन्हा जी आप प्रश्न कर रहे हैं कि हाँ। संपूर्ण नाटक से क्या तात्पर्य है? क्या एकांकी नाटक संपूर्ण नाटक नहीं होता? बात बहुत अच्छी तुमने की है। जी संपूर्ण नाटक तो एकांकी भी संपूर्ण नाटक होता है। वो जी आधे घंटे का हो, संपूर्ण नाटक का बोध होता है कि एक चीज जो कहनी है वो फिनिश रूप में, आधिकारिक रूप से वो अंतिम अपना बात कह जाए तो वो संपूर्ण हो जाता है। अब ये रह गया, हम लोग ये सोचने लगे हैं कि उसमें इतने पेज हो तो ये बड़ा नाटक है, उसमें कम पेज हो तो छोटा नाटक है। इस तरह जी की ये जो गणना है, वो पेज के अनुसार या किताब के अनुसार कर लेते हैं हम कि ये बड़ा है, ये छोटा है। अब जी जी सवाल, हाँ, हम नाटक 1.5 घंटे में करना चाहते हैं, तो 1.5 घंटे में जो स्क्रिप्ट हो जाए जी उसे हम कहते हैं संपूर्ण नाटक। माने नाटक के संपूर्णता का अर्थ है कि मंच पर जितना टाइम उसे चाहिए उतने में वो लिखा गया हो, वो जी अतिरिक्त ना हो जाए कि वो कम ना हो जाए। तो जी जी समय के अनुसार जो लिखा गया है नाटक, उतने में वो पूरा हो जाए। जैसे मान लो ये है भारतेंदु चरित है, अब हमने सोच के लिखा कि इसे 1.5 घंटे में पूरा हो जाना है, उसे आप अभिनय करिए, 1.5 में पूरा हो जाना चाहिए, तब वो संपूर्ण नाटक हुआ। नहीं तो आप उसमें न जाने कितना जोड़कर कितना लिख सकते थे, कितना बड़ा बना सकते थे। तो वो काम जो है नहीं करना जी पड़ता है। पूर्ण नाटक लिखने के लिए हमें मंच का और समय का ध्यान रखना पड़ता है, तब जा करके वो जी संपूर्ण नाटक बनता है। जी हाँ, सर हाँ, बोलो। विवेक सिन्हा जी का ही प्रश्न है कि संपूर्ण नाटक से क्या तात्पर्य है? क्या एकांकी संपूर्ण नाटक नहीं होता? ये तो तुमने अभी नाटक पूछा। अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाना। हाँ, नहीं नहीं सर, इन्होंने एक इसी में ऐड किया है हाँ,
कि अगर अपनी बात दर्शकों तक पहुंचा देता है तो उसे संपूर्ण नाटक ही कहा जाएगा। हाँ। सर कृपया प्रकाश डालने। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैंने कहा जी कि एकांकी भी संपूर्ण नाटक होता है। संपूर्ण जी नाटक जी का मतलब है एक कथ्य जी जो जी लेखक कहना चाहता है वो पूर्ण रूप से दर्शक को अगर कम समय में भी वो पहुंच जाता है, दर्शक उसका को आत्मसात कर लेता है, तो वो संपूर्ण हो गया। जी संपूर्ण का मतलब कोई पेज वाइज चीजें नहीं है, मगर मोटे तौर से हम लोग ये मान लेते हैं कि 1.5 घंटे के नाटक में 15 20 25 पेज होंगे, इसमें इतने पेज होंगे, ये ऊपरी मापदंड है। जी मगर ये तो मानना पड़ेगा कि चाहे आप एकांकी करें, चाहे आप संपूर्ण नाटक करें, जी दोनों संपूर्ण होते हुए मंच का समय और मंच के दर्शक का ध्यान रखकर ही नाटक लिखा जा सकता है या किया जा सकता है। उसकी जी जी संपूर्णता या उसकी कमी को सर। दर्शक ही समझेगा। हाँ जी बोलो। सर प्रयागराज से अजय केसरी जी आपको नमस्ते कर रहे हैं। विधु जी जुड़ हाँ चुकी है, वो भी हाँ नमस्ते कर रही है। हाँ और हाँ प्रवीण शेखर जी कह रहे हैं कि आपको सुनना उनको बहुत सुखद लग रहा है और उन्होंने मुझे थैंक्स बोला है। और हाँ सर विधु खरे जी, भारतेंदु हाँ पर लिखा आपका जो नाटक है वो हाँ। बहुत उत्कृष्ट है बता रही है, उस पर कुछ बता दीजिए सर। भारतेंदु। भारतेंदु हाँ के ऊपर जो नाटक आपने चरित्र लिखा हाँ है, हाँ भारतेंदु चरित्र जी, हाँ 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 हाँ। उस नाटक के बारे में कुछ बता दो। ये भारतेंदु पर मैंने जो नाटक लिखा, जी इसका एक इतिहास है। सबसे पहले महादेवी जी ने जी नागर जी को कहा था कि जी एक नाटक लिखो। तो नागर जी जी ने युगावतार एक नाटक लिखा, वो भारतेंदु के जीवन पर था। आप जी आश्चर्य करेंगे कि महादेवी जी का कितना संबंध नाटक से रहा होगा, मगर भारतेंदु पर उन्होंने नागर जी से कह के नाटक लिखवाया और वो खेला गया इलाहाबाद। जी महादेवी जी ने उसका मंचन कराया और वो जी इलाहाबाद में खेला गया। वो पहला नाटक था जो उनके प्रयास से भारतेंदु के जीवन पर लिखा गया और उसका मंचन भी इलाहाबाद में हुआ। मैंने उसको पढ़ा जी तो मुझे लगा कि इसमें बहुत सी कमियां हैं। मैंने भारतेंदु के बारे में बहुत कुछ कहा जाना चाहिए जो नहीं कहा गया है। तो अध्ययन करते करते उनकी जी जीवनी पढ़ी है और लोगों ने जो नाटक लिखे वो जी पढ़े। और फिर मैंने सोचा कि जो लोगों की कमियां हैं वो मेरे नाटकों में ना हो और मेरे नाटक में भारतेंदु का जी संपूर्ण जीवन और पूरी तरह से आ जाए, कहीं कुछ छूटे नहीं। तो उसमें मुझे बड़ी मेहनत पड़ी। बीच में लगा जी मैं नहीं लिख पाऊंगा, फिर मैंने श्रम किया, फिर सोचता रहा, फिर मैंने उसमें चैप्टर बनाए, फिर उसकी शैली अलग निकाली है और प्रत्येक चैप्टर की एक हेडिंग दी। उसके अनुसार आप उसे चाहें तो अकेले कर लीजिए, चाहें तो जी मिलके कीजिए, इस तरह के उसका प्रयोग है। आप चाहो तो उसका एक हिस्सा कर सकती हो, नहीं चाहो तो सब पूरा नाटक करो, चाहे 2-3 चैप्टर मिला के एक नाटक करो। इस तरह के प्रयोग उसमें लोगों ने किए हैं। जी तो मेरे कहने का मतलब है कि मैंने उसको लिखा और ये सोच के लिखा कि इसमें कुछ भी भारतेंदु का बचे नहीं जो जी दूसरे लेखकों ने छोड़ दिया। यहाँ तक कि नागर जी ने भी बहुत सी चीजें छोड़ दी थी। इस इस जी कारण मैंने उसमें भारतेंदु लिखा। और मैं अभी भी कहता हूँ कि मेरी उस स्क्रिप्ट को अगर जी देखें तो आपको अनुभव होगा कि जी भारतेंदु के बारे में कुछ भी नहीं छूटा और वो जी पूरे 1.5 घंटे के अंदर समाप्त भी कर सकते हैं आप। जी मैंने उनका जो कुछ भी है वो सब उसमें है जो दूसरे लेखकों में नहीं या दूसरे जी नाटकों में नहीं। जी इसीलिए सर। इसको जी एनएसडी में जी रिसर्च में इसको लिया गया था और वहाँ खेला गया था ये जी 90
थ्री जी, ईयर तो में, काफी हाँ प्रचलित भी रहा सर भारतेंदु हाँ चरित्र हाँ आपका। हाँ। जी। वो NSD। सर जी हाँ जी। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बोलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलो। हाँ सर, ये एक प्रश्न सुषमा जी ने किया है प्रयागराज से कि आपके नाटकों के नारी पात्र पारंपरिक नारी चरित्रों से अलग दिखाई देते हैं, हाँ, जैसे कतरीना अथवा माधवी या मल्लिका एक नारी चरित्र को बढ़ते हुए आप किस अवधारणा का पालन करते हैं? असली में नारी चरित्र या पुरुष चरित्र? वो पारंपरिक, हाँ, हाँ नहीं, मैं नारी पात्र पारंपरिक नारी चरित्र के बारे में शायद पूछना चाह रही हैं हाँ कि जो माधवी चरित्र है मल्लिका का, तो हाँ एक नारी चरित्र को बढ़ते हुए आप किस अवधारणा का पालन करते हैं? मतलब इसको कुछ लिखने की आपने कोशिश की हो तो उसमें वो जानना चाहते हैं। हाँ हाँ, मल्लिका, मैं जब जीवनी पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा सवाल है, और मेरे अंदर जो जी क्षोभ हो, मैं बता दूं कि जब मैं भारतेंदु की जीवनी पढ़ रहा था, तो हर जीवनीकार ने मल्लिका के जीवन को छोड़ दिया था। मैंने उनके बारे में कुछ ज्यादा कहते ही नहीं थे। फिर मैंने भारतेंदु की जी प्रेम तरंग कविताएं पढ़ी, और मल्लिका का बंगला में कविताएं जी पढ़ी, दोनों की प्रेम कविताएं पढ़ी। वो उसमें एक चैप्टर है, जी और उन दोनों को रखकर मैंने सिद्ध किया कि उनके अंदर जो प्रेम भाव था वो बड़ा सात्विक था। और क्रिएटिविटी जिसे तुम कहती हो, जी जी रचनात्मकता, मैंने भारतेंदु की रचनात्मकता को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैंने भारतेंदु की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जो है, जी वो मल्लिका मल्लिका जो है उसका बहुत बड़ा आधार है। ये मैंने शो किया है। इसलिए मल्लिका को छोड़ जी देना ये गलत बात है, क्योंकि उनका महत्व ये है कि भारतेंदु की क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ती है उनके संबंध में। वो जी खाली ऊपरी विषय नहीं है, ये आंतरिक विषय है। क्रिएटिविटी तो मतलब एक आंतरिक विषय है ना, बहुत लगन की चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए मल्लिका, क्योंकि जीवनी वालों ने शायद इसलिए अलग कर दिया था कि अरे कौन सी आ गई, वो संबंध था। मैंने उनको इसलिए महत्व दिया कि वो भारतेंदु के जीवन में उनकी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद करती रही। इसलिए मल्लिका भारतेंदु जी के जीवन का एक बहुत बड़ा वो है। मतलब उनके अंदर जो उनके बीच के जो प्रेम तत्व है वो वैसे नहीं है। वो उनको आप समझिए कि मल्लिका आधार है भारतेंदु की रचनात्मकता के, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैंने जी जी। हेलो 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 हेलो। ये बोल रही नाटक लगता है सबका नेट चला गया है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारे बीच में जल्द से जल्द आ जाए।
मैडम, आप एक लगा लीजिए, हाँ? सिर्फ एक लगा लीजिए। हाँ, फिर हम हमारे बीच में सर आ गए हैं। नेट की बड़ी सिर्फ एक ही लगा लीजिए। विचित्र समस्या है, सबके साथ हाँ ये समस्याएं हो जाती हैं। हाँ सर, आप बता रहे थे भारतेंदु चरित्र के बारे में। हाँ, तो भारतेंदु चरित्र मैंने क्यों लिखा इसका मैंने इतिहास बताया, और जी जी कैसे वो शुरू हुआ था उसका भी इतिहास बताया। अब उसमें महादेवी जी का हाथ था, नागर जी ने जी लिखा था, युगावतार जी जी नाटक है। तो मेरे मन में आया कि महादेवी जी जी ने भारतेंदु पर नाटक क्यों लिखवाया, आखिर उनके दिमाग में जी ये बात क्यों है। तो मुझे लगा कि भारतेंदु जो है वो एक ऐसे लेखक है जो नवजागरण के प्रतीक हैं। मैंने नई जी चीजें जो है नाटक में, गद्य में उन्होंने शुरू की थी। जैसे देश में जी नवजागरण शुरू हुआ, तो भारतेंदु के लेखन में भी नवजागरण का प्रभाव है। मैंने नाटक लिखे, नाटक में लोक कथा, अब देखे ना, अंधा नगरी लोक कथा है ना, इतना बढ़िया नाटक लिखा उन्होंने जो आज जी तक जी लोग खेलते हैं। तो मेरा मतलब ये था कि जी भारतेंदु लेखक के साथ साथ नव जागरण काल के प्रतीक भी हैं। उनके जी लेखन में नव जागरण का इतिहास भी दिखाई देता है। इसलिए भारतेंदु जो है वो महत्वपूर्ण लेखक हैं। इसलिए मैंने भारतेंदु पर लिखा, जी और कोशिश की कि अच्छा बन जाए। अभी तक तो लोग उसे पसंद कर रहे हैं। अभी उस पर जी सुना कुछ बातें भी करते रहते हैं लोग। जी जी और उसका मंचन भी होता है सर। और सर हाँ, प्रयागराज। मंचन मंचन होता है। अभी पिछले जी वर्ष वर्धा यूनिवर्सिटी में हुआ था, तो वहाँ वही होता है कि उसमें ये फायदा है कि पूरा नाटक करो या ना करो, जी चार जी चैप्टर उठा के कर दोगी तो वो पूरा नाटक का एक अंश हो जाएगा, तीन कर दोगी तो हो जाएगा। उसमें ये खूबी है उस नाटक की, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जी लोगों जी ने किए हैं, मुझसे पूछ लिए कि सर हम इसमें ये जोड़ करके कर रहे हैं। हमने कहा कोई कंटेंट, कहें पूरा कंटेंट हमको मिलेगा। हमने कहा तुम संतुष्ट हो तो करो। तो जी मेरा मतलब ये है कि वो नाटक अगर उस तरह करोगी तो बहुत समय लग सकता है, बिल्कुल और बिल्कुल। अपने अपने अनुसार निकाल करके किया है लोगों जी जी ने। सर हम अभी हाँ सुनना चाहेंगे कथा शकार के बारे में, क्योंकि ये मेरी संस्था ने भी इसकी हाँ प्रस्तुति हाँ की थी बेटा, ऐसा और है। इसका हाँ डायरेक्शन भी मैंने किया था। बहुत सारे लोग भी हाँ करते हाँ, भी हैं, तुमने तो एक किया था, तुमने अच्छी किया प्रस्तुति भी था। लगती है। जी, हाँ, तो तो तुम मैं सर कथा। हाँ, कथा सकार की जब हम पुरानी रचना को जी आज रखते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि उसमें हम आज को भी देखें। जी अब कथा सकार की तो उसमें मुझे एक चरित्र उस नाटक में मत्स्यकटिका में सकार मिला, जी जो पीछे लगा रहता है वसंत सेना के, है ना, जी वही तो उसका चरित्र है। जी आज समका तुम्हें याद होगा, तुमने जब ये नाटक किया था तो किसी अधिकारी ने भाषण देते समय कहा था कि ये नाटक जो है जी जी आज वो को दिखाता है, इसको दिखाना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि इसमें जो वो जी जी साकार करता है आज उस तरह लोग कर रहे हैं समाज में, इस तरह से लड़कियों के पीछे दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं, सब तमाम चीजें हो रही है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल सर, घटनाएं वर्तमान हो की, रही है। हाँ, तो वर्तमान की झलक न मिलती तो वो नहीं कहते कि मुझसे ही कहा उन्होंने कि आपने लिखा इसे तो बार बार होना चाहिए। इसका मतलब उनको लग रहा था कि यह नाटक आज की समस्या को कह रहा है। कुल मिलाकर बिल्कुल बिल्कुल अतीत में जाने का मतलब केवल अतीतवादी होना नहीं है, बल्कि अतीत की चीजों से ऐसा कुछ निकालिए कि उसमें वर्तमान भी हमको दिखाई दे। तो उस जी नाटक में सकार के माध्यम से, माने एक पात्र के माध्यम से हम आज की कुछ समस्या देख लेते हैं। इसलिए कथा जी सकार की जो है वो आज का भी नाटक, अतीत का नाटक तो है ही है, और अतीत के नाटक में हम जब आज देखने लगते हैं तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, जी माने अतीत में आज हमको ए, दिखाई देने लगे तो महत्वपूर्ण हो जाता
जी। और आपके आपके हाँ, बहुत सारे नाटक जो है इलाहाबाद के रंगमंच पे भी, बाहर भी इसकी प्रस्तुतियां हुई है। सर कैसा लगता है जब आपको अपना नाटक मंच पे अगर कोई संस्था उसको करती है तो? हाँ। मुझे मंच से ज्यादा निर्देशक की मेहनत देखने को मजा आता है। जी निर्देशक कैसे कर रहा है मेरा नाटक, तो ये जब मैं देखता हूँ तो मुझको ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा बढ़ती और अच्छा भी लगता है। और मैं समझता हूँ कि ये कितनी मेहनत से ये किया जा रहा है, ये कैसे बुलवाया जा रहा है। उसमें तो मैंने लिखा, ये मान लीजिए लिख दिया हंसी, ये किस तरह की हंसी करा रहा है। मेरा मतलब ये जी है कि नाटक तो दर्शक के हैसियत से देखना एक अलग चीज है, एक लेखक की जी जी हैसियत से नाटक देखने में मैं रिहर्सल देखना ज्यादा पसंद करता हूँ। क्योंकि जी जी रिहर्सल में मैं निर्देशक की उस क्षमता को समझ लेता हूँ कि आलेख के लिखने के बाद इसकी जीवंतता को निर्देशक ने जी कहाँ तक पकड़ा है, इसलिए वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। जी और दर्शक की तरह मंच में नाटक देखना तो जैसे दूसरा दर्शक देखता है मैं भी देख लेता हूँ, है जी ना। जी और अच्छा बुरा जो होता है वैसे रिएक्शन भी कर सकता हूँ जैसे दूसरे कर सकते। मगर सीखने की बात जहाँ तक है, समझने की बात जहाँ तक है, वो रिहर्सल में ही मुझे मिलती है। और मैं उसमें जी बहुत बड़ी मेहनत से उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूँ कि ये लिखा गया तो इसको किस तरह बुलवाया जा रहा है, ये लिखा गया तो ये किस तरह। तो ये एक तरह से सीखने के लिए रिहर्सल ज्यादा मैं पसंद करता हूँ। मैं अब भी अपने नाटक का जी रिहर्सल देखना ज्यादा पसंद करता हूँ कि हो सकता है इसमें कुछ और बढ़ जाए तो मैं और बढ़ा दूं। लर्निंग जी उसमें है, सीखने की प्रवृत्ति। जी आप कुछ सर चूंकि नाटक हाँ को क्या कर रहे हैं तो अभी सुषमा दी ने भी एक आपका जो मैक्सन की लेडी मैकबेथ है, हाँ तो वो नाटक किया था ना, वो बड़ा कठिन नाटक भी था। कभी मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ निर्देशक ने उस करते समय सुषमा ने जो है उसको बहुत ही स्टडी किया होगा। तो उस वो नाटक जो मैक्सन की लेडी मैकबेथ के बारे में कुछ अरे चर्चा करें सर। वो सुषमा ने तो जी मेरे साथ डिस्कस किया, जी और उनकी माता जी भी थे, उनके साथ बैठ के डिस्कस करती। और सुषमा ने तो जैसे स्वयं लिखा तो मैंने, मगर मैं ये कहूंगा कि उस जी लिखने में अध्ययन करके उसके बारे में जानना, ये सुषमा ने भी किया। हम लोगों की बात होती थी, हमसे बात होती थी, सर ये ऐसा है, हमने हाँ है। तो कहने जी का मतलब है कि वो जो चीज सुषमा के अंदर थी, जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा, लर्न, सीखना, तो ये हम लोगों ने जब ये अडॉप्ट किए दोनों नाटक, दोनों में चला। हमसे बात होती थी, सुषमा से बात होती थी, आलेख पर बात होती थी, वो भी करती थी, मैं भी करता था। कमी या जो अच्छा बुरा जो कुछ भी होता था उस आलेख के बारे में डिस्कशन होता था। जी ये बात तो है। और मुझे लगता है इसीलिए उसने जो डायरेक्शन दिया, जो अभिनय जी निकाला निकाला तुम लोगों ने, जो चीजें आई, अभी फोटोग्राफ्स देखो, अद्भुत है। मैक्सन की लेडी में जी है, जी जी या मंच पर जो उसका प्रभाव पड़ा है, शायद आज तक लोग तरस रहे हैं कि वैसी आलेख फिर से करो, फिर से करो। मैंने बिल्कुल तो सबसे पहली चीज तो मैंने ये किया कि एडाप्टेशन में मैंने आलेख ढूंढे अच्छे, जी चलतू आलेख ना हो, ऐसे हो कि जिसको कभी किसी ने न समझा हो तो वो ऐसा ही आलेख था। और किसके पसंद का? टॉलस्टॉय के पसंद का लेखक था वो, जिसको कोई जानते ही नहीं था। मैंने ढूंढा, जी 90 पेज की कहानी पढ़ करके फिर उसको लिखा, फिर उसको किया, फिर सुषमा से डिस्कशन होता रहा, फिर ये तमाम चीजों से वो नाटक बना। आज भी वो नाटक, मतलब हिम्मत कोई करे तो वो कितना प्रभावी हो सकता है,
वो पहला प्रभाव छोड़ दो, वो तो पर हाँ है तो मेहनत का काम। फिर भी मैं उस समय मूड में था कि नहीं करना है इसको, तो किया, क्योंकि वो मैक्सन की लेडी मैकबेथ शेक्सपियर के किसी नाटक से जी टक्कर लेती। वो उसका जी कथानक जो जी है, वो उसकी खासियत यह है कि वो ऐसा लगता है कि जैसे शेक्सपियर से भी आगे की बात कही जाते आए हो। जी इसलिए मैंने उसको किया था। जी। सर, नाटकों की बात करें तो इसके अलावा भी आपने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, तो हाँ, हम जानना चाहते हैं, जैसे रेडियो के लिए भी आपने नाटक लिखे हैं, तो वो कौन कौन से नाटक हैं? अरे बेटा, रेडियो में बहुत नाटक लिखे हैं, मैं गिन नहीं सकता। जी और मैं तुम्हें बताऊं कि रेडियो का एक समय में रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका है। जी अरे, अंधा युग जो है भारती जी का जो नाटक है, वो रेडियो के लिए लिखा गया था। यानी जी एक पीरियड ऐसा था जबकि रेडियो सुना बहुत जाता था, घर घर जी रेडियो होता था, सुना जाता था, और नाटकों के प्रचार प्रसार में रेडियो नाटक का बड़ा महत्व था। और जी फिर रेडियो में कुछ प्रबुद्ध लोग बैठ गए, उन्होंने अच्छे नाटकों का प्रदर्शन किया। जैसे अंधा युग रेडियो के लिए लिखा गया था, मगर जी देखो मंच में कितना बड़ा नाटक हुआ। तो मेरे कहने जी का मतलब है कि रेडियो का महत्व है नाटकों को सुनकर, नाटकों को समझना है। जी श्रुति पाठ जैसे कह सकते हैं, उसको सुनकर के नाटकों को समझने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो बात दूसरी जी है कि जब से वो बंद हो गए, लोगों ने नाटक सुनना बंद कर दिया, तो उसका महत्व तो नहीं रह गया। मगर उस समय को सोचो कि जब रेडियो से नाटक खोल खोल के लोग सुनते थे, अरे वो नाटककार जी है, सुनो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय हम लोगों ने शुरू किया था नाटक, और हमें ये समझ में आया था कि ये रेडियो जो है वो नाटक को समझने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। जी सुन के सही है, सुन करके कैसे इमेज बनाता है दर्शक, वो श्रोता नाटक जी के जी बारे में क्या सोचता है, ये तो श्रुति पाठ जिसको कहते हैं, रेडियो से सुन करके जी जी नाटक को पूरा जीवंत ढंग से अनुभव कर लेना, ये रेडियो ने सिखाया। यानी नाटक को समझने को और नाटक को काल्पनिक ढंग से देखने को जो है रेडियो ने दर्शक तैयार किए। इसलिए रेडियो का जी बड़ा महत्व है। खास तौर से रेडियो के नाटकों ने कम से कम नाटक नाम की जो विधा है उसके दर्शक तैयार, जी इसलिए उसका महत्व है। और जो नाटक वहां से प्रसारित हुए, उन लोगों ने सुना, और सुनते थे लोग, तो उससे लेखक का भी प्रचार होता था। तरह तरह के नाटक लिखे जाते जी थे। तो कहने का मतलब ये है कि आज नहीं मगर एक समय ऐसा था जब रेडियो पर लिखना एक महत्वपूर्ण लेखन होता था। और वो महत्वपूर्ण लेखन इसलिए होता था कि रेडियो सुनकर लोग नाटक को समझते थे, इसलिए जी रेडियो का एक महत्व था। जी उस सर, समय यहाँ हम मैं लोगों ने पूछना हम्म, जी, हाँ, यहाँ मैं पूछना चाहूंगी कि रेडियो के लिए नाटक लिखना मतलब वहाँ कोई दृश्य नहीं है, विजुअल नहीं बन रहा है, तो वो क्या है, मतलब हाँ, कितना कठिन हाँ, है तो कि उसको वो समझाना? जी हाँ, हाँ, वो सही कह रहे, वो श्रुति पाठ कहते हैं। सुन करके श्रुति, रेडियो का नाटक जो है उसे तुम श्रुति जी पाठ कह सकती हो। यानी हम कान से सुनते हैं, और वो बोलने का ढंग, आवाज, कब बोले, कैसे बोले, वो इस तरह से बोलते हैं कि आप कल्पना करने लगते हैं कि ये मंच पर हो रहा है। मान लो वो बोल रहा है, तो उसको सुनकर श्रोता जो है स्वयं कल्पना कर लेता है कि ये इसलिए बोल रहा है, ये करुण भाव में बोल रहा है, ये गुस्से में बोल जी रहा है, ये गुस्से में इतना गुस्सैल हो गया है, या इतना कम हो गया है।
ये सारी चीजें आवाज से वो बना लेता है, समझ लेता है। तो जी रेडियो के प्ले में श्रुति मतलब सुनना, और जी सुन करके संवादों को सुन करके, उनकी ध्वनियों को सुन करके एक पूरा मंच दिमाग में बना लेते हैं लोग। इसे जी ये श्रुति पाठ है रेडियो का नाटक, और वो हमें पूरी तरह से पूरे बोध से नाटक को समझने की शक्ति देता है, क्षमता देता है। अगर आप सही जी ढंग से सुनना चाहते हैं और अच्छा कोई बोल रहा है, तो वो जो बोल रहा है उससे आप पूरे नाटक को समझ सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जी कि वो सुनने से गड़बड़ हो जाएगा, बशर्ते वो जी अच्छा बोला जा रहा हो और श्रोता भी कान खोल के सुन रहा हो। जी श्रोता को भी सतर्क होना पड़ेगा ना। सर कोई ऐसा नाटक स्मरण में है जिसको लिखते समय आप उसको बार बार सोचने पर मजबूर हो या उसमें कुछ संशोधन करने के लिए आपने उस पे काम किया हो? ये जो तुम पूछ रही हो ये तो लगभग हर जी नाटक के साथ करना पड़ता है। जी जी मगर सबसे ज्यादा मेहनत मुझे भारतीय चरित में ही लगी, वो 2.5 साल जी लगे जी ऐसा क्यों अध्ययन सर? करते करते। जी लगा कि इतना बड़ा जीवन है, इतना इतिहास है, मैं तो लिख नहीं पाऊंगा, 1.5 घंटे का नाटक कैसे लिख पाऊंगा। मन जी में आया छोड़ दूं न लिखूं। तो तुम समझो 2.5 वर्ष का श्रम है मेरा वो, चिंतन करते करते, जी शैली ढूंढते ढूंढते, कैसे लिखें कैसे न लिखें, ये विकल्प आता था मन में। तो वो सब जो आता था वो श्रम ही तो है। जी अगर ये ना आता मन में तो हम जी कैसे प्रयोग करते। तो जब लेखक प्रयोग बिल्कुल करता है तो कहीं ना कहीं वो उसको उसका श्रम ही है ना। बिल्कुल प्रयोग करने का जी मतलब वो उसमें अपने को खपा रहा है, खोज रहा है कुछ, ढूंढ रहा है, सच को ढूंढ रहा है या झूठ को ढूंढ रहा है। जो भी वो मेहनत कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है ना। तो जी मानसिक मेहनत भी करता है, और बिना मानसिक मेहनत के तो लेखन संभव ही नहीं है। बिल्कुल लेखक के लिए सबसे बड़ी जो जरूरी चीज है, जो बड़ी चीज है, वो है उसका मानसिक होगा, क्योंकि बिल्कुल सारा लेखन मानसिक होता है ना। तो वो बिल्कुल बिल्कुल कहानी लिखे, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, कविता लिखे, वो तो मानसिक ही है, मन से ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर एक और नाटक के विषय में आपसे जानना चाहेंगे, जल बिन जियत प्यासे, जो कि यहाँ प्रयागराज में हाँ, अजय ये जी की नाटक, संस्था ने उसको शायद मंचित भी किया था, तो उसके संदर्भ में कुछ बताएं सर। इस नाटक की शैली भिन्न है। अगर तुम जी नाटक पढ़ो, जी मैंने जी बताया ना कि मैंने नाटकों में प्रयोग प्ले नहीं किए, उसमें मैंने प्रयोग किए हैं, एकांकी में किए हैं और बड़े नाटकों में। अब उस जी नाटक को अगर तुम पढ़ो तो काव्य नाटक भी है वो, आधी दूर तक वो जी कविता पढ़ता है, कविता पढ़ के कहानी कहता है, फिर पात्र आकर के बीच में गाना गाने लगते हैं। मैंने जी वो नरेशन चल रहा है, उसके बाद चरित्र आने लगते हैं, और चरित्र आकर के अपने कथानक को गा गा करके कहते हैं। जी हर चैप्टर का एक नाम दिया गया है। अगर उसको कभी गौर से पढ़ो, वो पढ़ने पहले तो उसको पढ़ना चाहिए, तब वो समझ में आएगा नाटक। उसका प्रयोग जो हमने किया है जी वो पढ़कर ही समझा जा सकता है कि हर चैप्टर में क्या किया गया है ना। तो उस जी नाटक जलबिन जियत प्यासे, असली में मैं हमारे यहाँ अकाल बहुत पड़ता है बांदा में। जी क्योंकि बुंदेलखंड सूखा इलाका है, तो जी अकाल लगभग हर वर्ष आता है। और अकाल आंखों देखा है मेरा, कि गांव में जब अकाल आता है तो किस तरह की दुर्गति होती है, किस तरह खाना पीना ये सारी चीजें आती हैं। तो उसमें मेरा भी कुछ अनुभव है। जी और बांदा का जो अकाल आता ही आता है, हर वर्ष आता है। पता नहीं वहां की मिट्टी पथरीली है
पहाड़ी है, जिसमें भी आता है। तो मुझे लगा ये तो जहाँ का मेरी जमीन की बहुत बड़ी असलियत है, जो बार बार आती है और आती रही है। तो मैंने उस पर फिर नाटक लिखा। वो अकाल पर नाटक है। और वो जी अकाल में क्या क्या होता है, संबंध कैसे बिगड़ते हैं, कैसे घर छोड़ के लोग भाग जाते हैं, कैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, तमाम छोटी छोटी चीजों को लेकर के मैंने उसको लिखा है। और पढ़ने पर ही उसको महसूस किया जा सकता है। बड़ा जी बारीक भी है वो नाटक है। जी और जी बारीक होने के साथ साथ ये नहीं है कि लाउड हो, बहुत छोटी छोटी घटनाओं में नाटकीयता डालने की कोशिश की गई है। क्या जी आप सोच नहीं सकते कि एक छोटी सी घटना में नाटक पैदा किया जा सकता है। जैसे बटलोई है, बटलोई में कुछ सामान है, अब वो वहां पर बातचीत होती है, बटलोई को लेके बातचीत होती है, और बटलोई में नाटकीयता पैदा की गई है। ये थोड़ी बारीक चीजें हैं जो उस आलेख को पढ़कर या समझकर ही गज है उससे जी समझा जा सकता है। हाँ। तो जी वो प्रयोग है, उस पूरा जी नाटक प्रयोग धर्मी है। जी जी हाँ। सर, इसी तरह आपका प्रजा इतिहास रचती है, नाम से तो सिद्ध है कि इतिहास रहती है, लेकिन वो किस संदर्भ में है, मतलब लिखा गया नाटक है, इसको जानना चाहेंगे। कौन सा? प्रजा इतिहास रचती है। हाँ, ये लोक कथा है। जी ये देखो, इसका इतिहास ये है कि वही लोक कथा एकांकी में लिखा गया जी है ना, जो और उसका विस्तृत रूप प्रजा जी इतिहास रचती है। उसका विस्तृत रूप, कई सीन अलग है, कई चीजें अलग हैं। और छोटे में कहानी जो है वो एक ही है। माने लोक कथा एक है, मगर लोक कथा जी का विस्तार देकर प्रजा इतिहास रचती बड़ा नाटक लिखा गया और छोटा जी नाटक लिखा गया। ये तो सर, ये किस लोक कथा पर कौन सा जो आधारित है। अभी खेला जा रहा था? जी हाँ हाँ सर। हाँ हाँ। तो क्या पूछ रहे थे तुम? सर, मैं पूछ रही थी कि किस लोक कथा पर आधारित है ये नाटक। ये बुंदेली लोक कथा पर आधारित। जी बुंदेलखंड की मैं कहानियां पढ़ रहा था, लोक कथाएं पढ़ रहा था, एक में ये कथा मिली। अब कथा में नाटक और उसको ढूंढना ये लेखक का काम था। जब मैंने वो जी कहानी पढ़ी तो मुझे लगा ये लोक कथा जो है लोक के किसी ने लिख दी है, मगर इसके पीछे कहीं इतिहास छिपा है। पढ़ते जी पढ़ते, मैं अध्ययन करते करते मैंने उस कहानी को बार बार पढ़ा, और मैंने ये अनुभव कर लिया कि इस लोक कथा को का लेखक पता नहीं, लोक का ही आदमी होगा, कौन होगा उसका नाम तो पता नहीं होता। जी मगर इस कहानी में उसने उस समय लिखा जब ये युद्ध हो रहा था। तो वो 1857 की झलक मुझको उस कहानी में दिखने लगी। जी उसके बाद उस कहानी में मैंने इतिहास बोध 1857 का डाला। जी समझे कि नहीं? तो कहानी पढ़ने के बाद इतिहास बोध को ढूंढना पड़ता है। अगर वो मिल गया तो जी आप सर। समय से उसको डाल देंगे। अगर नहीं मिल पाए तो आप किसी भी कहानी की को इतिहास बोध से अगर नहीं जोड़ पाते तो वो लोक कथा बहुत अच्छी बन नहीं पाती। बात समझ में आई ना? जी जैसे भारतेंदु ने अंधेर जी नगरी जी लिखी है ना, तो अंग्रेजों के समय जी की तमाम चीजें उनके ज्ञान में थी। तो उन्होंने वैसे सीन क्रिएट कर दिए, मार्केट क्रिएट कर दिया, करेक्टर क्रिएट कर दिया।
है ना। तो बिना जी। इतिहास बोध के किसी भी कहानी में नए सीन नहीं लिखी जा सकती। दूसरा उसको नहीं लिख सकता, वो तो लेखक ही ढूंढ करके दृश्य ढूंढता है और फिर लिखता है। और ये भारतेंदु का हो चाहे किसी भी बड़े लेखक का हो, जो लोक पर लिखा जाता है उसके लिए जरूरी है कि वो इतिहास बोध को पकड़ ले। अगर इतिहास बोध नहीं पकड़ पाएगा तो वो फिर वो कहानी खत्म हो जाएगी, उसको कोई खेलेगा नहीं। जैसे अंधेर नगरी में भारतेंदु ने अंग्रेजों के जमाने की चीजों को लेकर सीन बनाए हैं, और तरह तरह के उसमें सीन, तरह तरह की जातियां और उनका काम, वो बाजार जो है वो पूरा जो बनाया है उन्होंने, उसका अध्ययन करो तो साफ स्पष्ट तुम्हें पता चल जाएगा कि अरे ये तो इतिहास बोध इसमें मौजूद है, पूरा हिंदुस्तान मौजूद है, ये बाजार नहीं है। मगर लेखक ने उसे बाजार बना करके हमारे सामने रखा ना, भारतेंदु ने उसे बाजार बनाया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इतिहास बोध को समझ करके दृश्य निकाल लेना, ये जो है ये कठिन काम होता है, मगर यही करना है। अगर आप लोक कथा पर काम करेंगे तो बिना ये किए आप बहुत अच्छा नाटक नहीं लिख सकेंगे, और अगर लिख गए तो वो फिर बहुत बड़ा नाटक बनता है। जी सर। चाक सर्किल लोक कथा है ब्रेख्त की, जी जी। आज भी वो दुनिया की सबसे बड़ी लोक कथा का नाटक माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये नई चीज है, पुरानी चीज है। विदेशों के लेखकों को में ये लोक कथा मिलती है और अच्छे नाटक मिलते हैं, हिंदी में भी मिले। हिंदी में कम है, भारतेंदु ने वही अंधेर नगरी लिखी, जी और वो अंधेर नगरी जो है सरसार साहब की किताब में एक छोटा सा नाटक का कथानक है, उसी को लेकर उन्होंने नाटक लिख दिया, जी समझे ना। तो जी ये कथा को लेकर नाटक लिखने की बात जो तुमने की, वो बड़ा महत्वपूर्ण भी था और जी समझ की भी बात थी। नहीं जी तो नहीं लिख सकता। मैं कहता हूँ अगर इतिहास बोध नहीं ढूंढ पाए उस कथा में, तो फिर वो कहानी कुछ भी लिख दो, इधर से उधर उड़ जाएगी, वो सार्थक नहीं बन पाएगी, उसका इतिहास जी बोध नहीं बन पाएगा। ये जी है जी। मतलब सर वैसे उसमें। हाँ जी 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 बोलो। बोलिए। अभी आपके जो लिखे हुए नाटक हैं, वैसे तो एक राइटर हेलो। को हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही सर? हेलो हेलो, हाँ आवाज बोलो। आई सर? हाँ हाँ सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, वैसे एक राइटर को तो अपनी उसकी जितनी भी स्क्रिप्ट है बहुत अच्छी लगती है जब उसका मेंशन होता है मंच पर। मैं जानना चाहती हूँ सर, अगर मतलब आप बार बार अपने किस नाटक को देखना चाहेंगे मंच पे, अगर चाहेंगे कि ये नाटक जी लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा हो? नहीं, मैं समझा नहीं, किस स्क्रिप्ट जी की सर, बात कर रहे हैं? जी किसी भी, वैसे तो आपने नाटक बहुत सारे लिखे ना सर, तो हाँ आपको तो वो आप क्या चाहेंगे कि आपका कौन सा नाटक, जो अभी आपने नाटक के बारे अच्छा में अच्छा बताया, कौन अच्छा जी जी अच्छा, मैं कौन से समझ नाटक की प्रस्तुतियां बार बार हो सर? तुम्हारा ये सवाल तो ऐसा है कि जिसका जवाब देना एक मुश्किल है लेखक। क्योंकि हर हाँ लेखक अपना कठिन है। मन चाहता है कि जी बिल्कुल, लेकिन फिर हाँ। एक प्रिय होता है सर, एक रचना उसकी बहुत प्रिय मुझे होती लगता है। है कि ये हाँ, लेखक न तय करे तो अच्छा है। मैं नहीं जी तय करता हूँ, मैं जी तुम लोगों पर छोड़ देता हूँ। मैंने लिखा, जी लिखते समय मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो करे वो इसको समझ करके इसका जी वो करे। तो मेरी इच्छा तो होगी कि मेरा हर नाटक खेला जाए, मगर ये गलत जी इच्छा है ना। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। मैं जो भी आलेख लिखता हूँ वो पाठकों पर छोड़ देता हूँ, निर्देशकों पर जी छोड़ देता हूँ, और ये मानता हूँ कि जो निर्देशक तय कर लेगा वही अगर नाटक करता है तो वो सही नाटक होगा। मेरे कहने से क्या, मैं कह दूं मेरे हर नाटक को जो है करें आदमी, हाँ, है कि नहीं? जी ये लालच मुझ में हो सकता है ना कि मेरा हर नाटक जी खेला जी जाए, तो क्यों करूं मैं?
तुम क्यों नहीं मेरा नाटक मतलब मेरे नाटक के बारे में तुम्हारा लेकिन सर मैं जानना चाहती हूँ, तो कुल मिलाकर सर मैं की बात मत जी करो। व्यवहारिक बात यह है कि सर मैं लेखक अपनी रचना को निर्देशक, दर्शक इन सब के लिए देता है और वो ये चाहता है कि ये इच्छा करें कि ये नाटक हो। अगर वो इच्छा करते हैं तो नाटक को मैं सफल मानता हूँ, वरना लेखक की इच्छा क्या होती है? लेखक की इच्छा लिखने तक है, मेरा व्यक्तिगत वो है, उसके बाद मैं तो छोड़ देता हूँ। लिखने के बाद मैं कहता हूँ ये मेरा नहीं है, ये निर्देशक का है, ये पाठक का है, ये दर्शक का है। अब उसको वो जैसे स्वीकार कर ले वही मुझे स्वीकार हो जाता है और यही मैं करता हूँ। तुमने देखा होगा कभी मैं अपने नाटकों की बड़ाई या वो अगर चर्चा ना की जाए तो मैं अपने सब उनकी बड़ाई भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा अपना ध्येय है नहीं सर, कि ये मेरा नहीं है, लिखने के बाद तुम्हारा हो गया, निर्देशक का हो गया। ये मेरी अपनी भावना है। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि समाज में आज के समाज में आपको क्या लगता है कि कैसे नाटकों की जरूरत है? बेटा फिर बंद हो गए जी जरा ठीक करो, आवाज नहीं आ रही है? हाँ आवाज आ रही है हल्की आ रही, बोलो। हाँ सर, हेलो सर। हाँ 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 मैं सर जानना चाह रही थी कि आज के समाज में कैसे नाटकों की जरूरत है? क्या जानना चाहती हो? आज के समाज में कैसे नाटकों की जरूरत है? अच्छा, आज के समाज की बात कर रही हो? जी ऐसा है कि नाटक का हरदम संबंध समाज से तो रहा ही है जी। यहाँ तक कि गांव में भी नाटक होते हैं, वो लोक नाटक भले कहलाए मगर वो तो वहाँ के समाज की देन होते हैं ना। तो कविता और नाटक ये दो ऐसी विधाएं हैं कि जन्म से ही मनुष्य को मिल जाती है। माने एक बच्चा जो है वो जब गाता है रोता है तो इसका मतलब वो कविता सीख रहा है, और जब हाथ पैर मटकाता है तो समझ लो वो नाटक कर रहा है ना। तो ये नाटक और कविता का जो भौतिक सेंस है, स्वाभाविक सेंस है, वो हमको जन्म से मिला हुआ है। हम समझ नहीं पाते, हम समझते हैं ये कूद रहा है, अब मैं कहता हूँ नहीं वो एक्टिंग कर रहा है ना। हम कह सकते हैं अरे ये लड़का क्या बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, तुम कह रहे कूद रहा है, तो कूदना भी तो एक्टिंग है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभिनय और कविता, बोलना गाना, इनमें सब जो कविता है, अगर कोई अच्छा गा रहा है तो इसका मतलब वो कविता सीख रहा है, वो कविता जानता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमको जन्म से ही मिला हुआ है, हम पहचान नहीं पाते वो अलग बात है, हम उसको नाम नहीं दे पाते वो अलग बात है, मगर ये है। और इसीलिए कविता और ये नाटक ये हमारे जन्म से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन दोनों का संबंध हरदम आगे भी रहता है, वो विधाओं के रूप में भी हो सकता है। हाँ बोलो सर। आपसे प्रयागराज से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो उनको कुछ कहना चाहेंगे? आज के समय में कोरोना काल चल रहा है। अरे रुको बेटा, फिर आवाज चली गई। एक मिनट, हाँ बोलो। हाँ सर, हाँ हमने कहा आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और हम कार्यक्रम के दिन में भी आ गए हैं, तो आपने जो है जो नाट्य लेखन से हमको परिचित, हम सभी को परिचित कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और प्रयागराज से भी बहुत सारे साथी हमारे जुड़ गए थे फेसबुक पे। साधना मिश्रा जी हैं और वीना झा जी हैं, और इसके अलावा राकेश वर्मा जी भी जुड़े थे हमसे, और जितेंद्र त्रिपाठी जी हमसे जुड़े थे। बहुत सारे लोग जुड़े थे जो नहीं सर, जो हमको सुन रहे थे, आपकी चर्चा थे। और सर आपने जो है इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और ईश्वर से हम सभी यही कामना करते हैं कि आप कार्य के क्षेत्र में आनंद तक अपनी लेखनी चलाते रहें और हम सबों का मनोबल इसी तरह बढ़ाते रहें। हम सभी आपके नाटकों की प्रस्तुतियां भी करते रहें और आपको आमंत्रित भी करते रहें। और सर एक आज बहुत अंत में कहूंगी, बहुत दुखद घटना हुई प्रयागराज में भी कि श्री रामचंद्र गुप्त प्रयागराज में जो है जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं उनकी आज वो स्वर्ग सिधार गए। तो शाश्वत संस्था की तरफ से और प्रयागराज को सभी रंग परिवार की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और सर आपने जी सर, और आपने इतना हमें कीमती समय दिया सर, फिर मैं चाहूंगी मुझे भी अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके। विषय को लेकर आपसे चर्चा हो। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा लगा कह रही हैं। अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा, तुमसे ज्यादा अच्छा लगा। और सर अच्छा भी लगा और बहुत सारी चीजें पता भी चलो। आपको जो सुना सर उससे बहुत सारी चीजें पता चली सर। क्या? और निश्चित रूप से इसका जो है लाभ लोग उठाएंगे। आपको सुन के बहुत सारी चीजें पता चली, ये कह रहे हैं सर। थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू तुम सर। लोग सवाल किए, बातें निकली, बहुत अच्छा लगा। ठीक जी सर।